एआई इंडस्ट्री में हालचाल मच गए हैं और डीपसीक अपना नया एआई मॉडल लॉन्च करने की जल्दी में है। एआई पर पूरा फोकस कर रहा है। अगर आप डीपसीक के मॉडल्स से वाकिफ नहीं हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप एआई फील्ड में ज्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड नहीं हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जिसने एआई इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उन्होंने वह काम कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत ही अच्छे फ्रंटियर मॉडल्स बनाए, और वो भी बहुत कम कॉस्ट पर। अब लग रहा है कि वह अपना दूसरा मॉडल R2 लॉन्च करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि यह एआई इंडस्ट्री के लिए और भी ज्यादा चिंता का बात है। यहां तक कि यह भी लिखा है कि डीपसीक इसे मई के शुरू में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अब वो इसे जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले डीपसीक ने प्राइस टू आउटपुट क्वालिटी के हिसाब से दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब जो हाल है वो एआई इंडस्ट्री को बिल्कुल उलटा कर सकता है। अगर वो R2, जो कि उनके थिंकिंग मॉडल्स का दूसरा वर्जन होगा, को उस क्वालिटी तक ले आए जो हमने अभी तक फ्रंटियर लैब्स जैसे एंथ्रोपिक और ओपनएआई में देखी है, लेकिन उससे भी कम कॉस्ट पर, तो यह वेस्टर्न एआई नेशंस, या मैं कह सकता हूं वेस्टर्न एआई कंपनियों को बहुत ही इंटरेस्टिंग मुश्किल में डाल सकता है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि डेवलपर्स और यूजर्स इन ब्रांड्स के साथ कोई स्ट्रॉन्ग वफादारी रखते हैं। ऑफ कोर्स, इन ब्रांड्स में बहुत मशहूर ब्रांड्स हैं जैसे ChatGPT, ग्रॉक और इलॉन मस्क, लेकिन बहुत से डेवलपर्स हमेशा सस्ते दामों की तलाश में रहते हैं और सोचते हैं कि वो अपने एप्स या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए कॉस्ट्स कैसे कम कर सकते हैं। डीपसीक, जो कि असल में कोडिंग पर फोकस करने वाला है, उसकी एक मुहिम कोशिश है। इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि कंपनी का कहना है कि नया मॉडल बेहतर कोडिंग प्रोड्यूस करेगा और इंग्लिश के अलावा दूसरी जबानों में भी रीजनिंग की सलाहियत रखेगा। अब मैं यहाँ कोडिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच्ची लगता है कि एआई में कोडिंग करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। यह बिल्कुल दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि यह फैक्ट कि बहुत से लोग क्लॉड 3.5 या सोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहां डीपसीक असल में क्लॉड 3.5, 3.6 या सोनेट से बेहतर कोडिंग करता है, तो यह बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इससे क्लॉड का पूरा मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। और यह पहली बार नहीं होगी जब इस कंपनी ने एआई इंडस्ट्री को होल्ड पर रखा हो। मिसालन, अगर हम इन हालिया कोडिंग बेंचमार्क्स को देखें, अगर हम डेविन के जरिए एजेंटिक कोडिंग इवैल्यूएशन को देखें, डेविन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एआई एजेंट फ्रेमवर्क है, और वो बड़े एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम कम हो और उनके स्टैक का कुछ हिस्सा ऑटोमेट हो सके। तो यहां आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला मॉडल बिल्कुल सोनेट 3.7 है, जो अभी नया रिलीज हुआ है। डीपसीक R1 के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि वो 51% पर है, और आप देख सकते हैं कि दूसरे फ्रंटियर मॉडल्स इससे काफी आगे हैं। लेकिन क्या होगा अगर डीपसीक R2 सोनेट 3.7 से आगे निकल जाए या दोनों के दरमियान में आ जाए? मुझे लगता है कि यह एआई इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अहम लम्हा होगा, क्योंकि कोडिंग कुछ ऐसा है जिस पर बहुत से लोग फोकस करते हैं और इस वक्त एप्स और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक और बेंचमार्क है जो कि बहुत ही दिलचस्प है, अदा पॉलीग्लॉट कोडिंग बेंचमार्क। यह एक ऐसा टूल है जो एवेल्युएट करता है कि एआई लैंग्वेज मॉडल्स नेचुरल कोडिंग रिक्वेस्ट्स को एग्जीक्यूटेबल कोड में कितनी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि यूनिट टेस्ट्स पास करे। असल में यह बेंचमार्क मुख्तलिफ कोड का एनालिसिस करता है और न सिर्फ मॉडल की कोडिंग एबिलिटी को असेस करता है, बल्कि एग्जिस्टिंग कोड को एडिट करने और उस एडिट को सोर्स फाइल्स में इंटीग्रेट करने के लिए मुनासिब तौर पर फॉर्मेट करने की उसकी सलाहियत को भी जांचता है। अब जो हम यहाँ देख सकते हैं वो ये है कि बहुत ही दिलचस्प तरीके से डीपसीक R1 प्लस क्लाउड सोनेट 3.5 असल में
इस एरिया में सबसे सस्ता है। हम यह देख सकते हैं जब हम टोटल कॉस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखते हैं, जो कि हम यहां हासिल कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यह सिर्फ 13 है और स्कोर के लिहाज से काफी ऊंचा है, जबकि दूसरे 1800 और 36 हैं। अब मैं यह कहूंगा कि यह काफी मुमकिन है कि लोग एक्यूरेसी को किसी भी चीज पर तरजीह देंगे। तो हाँ, कॉस्ट मैटर करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए एक्यूरेसी डीपसीक के लिए अहम होगी अगर वो कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज डीपसीक को इतना यूनिक बनाती है वो ये है कि उनकी एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती। बिल्कुल, वो काफी एक्यूरेट है, लेकिन उनकी कीमत इतनी कम है कि बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि यह बिल्कुल मुफ्त है। अब अगर हम LMS एरिना को भी देखें तो यह बिल्कुल क्वालिटेटिव बेंचमार्क है जो असल में आप जैसे इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करता है ताकि इन मॉडल्स को इवैल्यूएट और रैंक किया जा सके। हम देख सकते हैं कि डीपसीक R1 लीडर बोर्ड स्पेस में सिर्फ तीसरे नंबर पर है या शायद 5वें, जैसे कि आप वहीं देख सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक नॉन थिंकिंग मॉडल के लिए रिलेटिवली ऊंचा स्पॉट है। क्लॉड 3.7 सोनेट भी असल में इस बेंचमार्क में नीचे रैंक करता है, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि यह बेंचमार्क वह है जहां वाइब्स का होना बहुत अहम है। मिसालन, मुझे लगता है कि GPT-4.5 जैसे मॉडल्स यहां अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुझे थिंकिंग मॉडल्स से इस किस्म के रैंकिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद नहीं है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि डीपसीक R2 कहां लैंड करता है, क्योंकि अगर यह फिर से इन कंपनियों को लीपफ्रॉग करने में कामयाब हो जाता है, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि यह बेंचमार्क इतने अहम है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह उनकी क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो वो डिलीवर करने में काबिल हैं। अगर डीपसीक अपनी दूसरी इटरेशन को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने में कामयाब हो जाता है, जैसे कि मई तक, जो कि सिर्फ 60 से 50 दिन दूर है, तो मुझे लगता है कि यह उनके प्रोसेस को मैनेज करने के लिहाज से एक बेहतरीन टर्न अराउंड होगा। यह कॉम्पिटिटर्स के लिए कुछ परेशान करने वाली बात हो सकती है। सोचो, एक ऐसी कंपनी जो मॉडल्स को बहुत ही तेजी से और कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकती है। हर मॉडल साइकिल को बेहतर बनाने का फीडबैक लूप हर बार और तेज हो जाएगा, जिससे फ्यूचर एडवांसमेंट्स और भी तेज हो जाएंगे। तो यह बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। रुपये 2 के बारे में एक चीज जो लोगों को परेशान कर रही है वो यह है कि हाल ही में डीपसीक ने ट्विटर पर कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज की थी। उनके ओपन सोर्स वीक के 6 दिन उन्होंने एक और चीज रिवील की जिसके बारे में वो बात करना चाहते थे। उन्होंने अपने ऑनलाइन सर्विस के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की। उन्होंने यह भी बताया कि उनका प्रॉफिट मार्जिन 545% था, जिसका मतलब है कि वो असल में एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब यह क्यों हैरानगेज है? अगर आप AI में हैं तो आप जानते होंगे कि बैकएंड पर यह कंपनियां असल में पैसा नहीं कमा रही हैं और उन्हें बार बार बड़े फंडिंग राउंड्स की जरूरत पड़ती है। मिसालन, OpenAI का इस साल 5 अरब का नुकसान हुआ है, जबकि उनकी रेवेन्यू 3.7 अरब थी। जबकि उनकी रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग यह स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि यह वेस्टर्न टेक कंपनियां बस पैसा उन चीजों पर खर्च कर रही हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह बात इस स्पेसिफिक सिनेरियो पर अप्लाई होती है। AI एक यूनिक केस है जहां पर भारी मालियत की अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है और प्रॉफिट्स बाद में आएंगे जब इंडस्ट्री इन गेन्स को पूरी तरह रियलाइज करेगी। यह एक गंभीर सवाल उठाता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई। अगर डीपसीक जैसी कंपनियां प्रॉफिटेबल हो सकती हैं जबकि उनका यूजर ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, तो फिर OpenAI कैसे इतने बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठा रही है? समझने के लिए एक फैक्टर यह है कि GPT-4.5 जैसे मॉडल्स कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं। याद रखें, GPT-4 को ट्रेन करने में 100 मिलियन से ज्यादा खर्च आया था और यह एक्सपेंसेस कंपनी के प्रोजेक्टेड लॉसेस में हिस्सा डालते हैं, जैसे कि
5 बिलियन का नुकसान जो आप यहां देख रहे हैं। ओपनएआई ने टारगेट में इन्वेस्ट किया है, जो कि फ्यूचर इन्फेरेंस के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स बनाने का इनिशिएटिव है। लेकिन जो चीज दिलचस्प है वो यह है कि इन नुकसानों के बावजूद ओपनएआई अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल और एआई में अपने मार्केट लीडरशिप की वजह से सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स हासिल करती रहती है। मुझे हाल ही में हुई फंडरेजिंग राउंड्स के डिस्कशंस याद हैं, और जाहिर है कि ओपनएआई के हर एक राउंड ओवर सब्सक्राइब्ड रहा है। असल में हर बार जब वो इन्वेस्टमेंट राउंड खोलते हैं, इन्वेस्टर्स इतने ईगर होते हैं कि कुछ को मौका भी नहीं मिलता। आप यहां देख सकते हैं कि सैम ऑल्टमैन असल में इस बात का जिक्र करते हैं कि वो ओपनएआई प्रो सब्सक्रिप्शंस पर पैसा गा रहे हैं क्योंकि लोग इसे एक्सपेक्टेड से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक चीज जो मुझे दिलचस्प लगती है और जो बहुत से लोग ओवरलुक कर रहे हैं वो यह है कि जब दूसरी कंपनियां पैसा कमा रही हैं, डीपसीक भी अपने मूव्स बना रहा है, लेकिन हर साल टोकन्स की कीमत ड्रामेटिक तरीके से गिर जाती है। आप यहां देख सकते हैं GPT-4 43 पर मिलियन टोकन्स था, GPT-4 टर्बो 41 पर मिलियन टोकन्स था, फिर यह गिरकर 7 हो गया, फिर 4 हो गया, और अब GPT-4 मिनी सिर्फ 25 सेंट पर मिलियन टोकन्स है। यह ट्रेंड एआई इंडस्ट्री के मैच्योर होने के साथ साथ जारी है। इंटेलिजेंस का कॉस्ट पर टोकन कम होता जाएगा। कुछ लोग यह आर्ग्यू करते हैं कि यह एक बुरी बात है और सवाल उठाते हैं कि कंपनियां कैसे प्रॉफिट कमा सकती हैं अगर दूसरे उन्हें अंडरकट करते रहें। लेकिन मुझे लगता है कि असल में यह ओपनएआई के लिए फायदेमंद है। असल में जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगभग मुफ्त होने की तरफ जा रही है, और जब तक वो अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड को मेंटेन करते हैं, वो लोगों के इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स ऑफर करते रहेंगे। अब अगर DeepSeek R2, जो कि उसका दूसरा वर्जन है, रिलीज करने में कामयाब भी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका रोल आउट थोड़ा शैकी हो सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि R2 ने पहले ही यूएस गवर्नमेंट के लिए कंसर्न पैदा कर दिया था, क्योंकि वो एआई लीडरशिप को एक नेशनल प्रायोरिटी समझते हैं। इसका रिलीज चीनी अथॉरिटीज और कंपनियों को और भी ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है, और बहुत सी चीनी कंपनियों ने पहले ही DeepSeek मॉडल्स अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों ने DeepSeek को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ब्लॉक कर दिया है। ये मुल्क DeepSeek को एक स्पाईवेयर या सिक्योरिटी रिस्क की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये टिकटॉक जैसे मसले में भी तब्दील हो सकता है, जहां DeepSeek पर पूरा बैन लगाने की सोच शुरू हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। ओवरऑल मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि चाइना उन्हें EZI की रेस में पीछे ना छोड़ दे। चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की है, और इसका एक बड़ा रीजन उनका मुख्तलिफ मैनेजमेंट स्टाइल है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इतनी कम मुद्दत में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप यहां देख सकते हैं कि लिखा है, लियांग ने हमें कंट्रोल दिया और हमें एक्सपर्ट्स की तरह ट्रीट किया। वो हमसे मुसलसल सवाल करता, हमारे साथ सीखता रहा। ये बात एक शख्स ने कही जो कंपनी छोड़ चुका है। DeepSeek ने उन्हें पाइपलाइन के क्रिटिकल पार्ट्स का ऑनरशिप लेने दिया, जो बहुत एक्साइटिंग था। असल में जो यहां हो रहा था उसको एक फ्लैट मैनेजमेंट स्टाइल कहा गया। मुझे लगता है कि यह बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच थी, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में सब लोग एक लेवल पर काम करते हैं। ये कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं होता, सब मिलकर काम करते हैं, जो कंपनी को ज्यादा स्मूथली ऑपरेट करने का मौका देता है। इंडिविजुअल्स ज्यादा बेहतरीन तौर पर चीजों को समझते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जबकि दूसरी कंपनियों का स्ट्रक्चर बहुत ही हायरार्किकल होता है। आपको पहले मैनेजर से बात करनी होती है, फिर उस शख्स से, तब जाकर कोई बात चेन में आगे बढ़ती है, फिर वो सारी बात नीचे वापस आती है। मुझे लगता है कि ये फ्लैट मैनेजमेंट स्टाइल फ्यूचर में और भी ज्यादा आम हो सकती है, जब कंपनियां ये समझना शुरू करेंगी कि इस तरह वो बहुत ज्यादा तेजी से काम कर सकती हैं। तो आप लोग DeepSeek R2 के बारे में क्या सोचते हैं?
क्या आप कंपटीशन के लिए एक्साइटेड हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि यह असल में हमारे लिए अच्छा है। ये ओपनएआई को मजबूर करता है कि वो कुछ मॉडल्स रिलीज करे और अपने टाइमलाइंस को तेज करे। मुझे लगता है कि R2 के साथ क्या होता है यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा अगर वो अगले महीने अप्रैल में रिलीज हो जाता है। यह बिल्कुल हैरतअंगेज होगा, इसलिए कि कंपनियां टाइपिकली नए फ्रंटियर मॉडल्स को रिलीज करने में महीनों का वक्त लेती है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि अगले क्या होगा। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।